फिर हम लोग पहुंचे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, सम्स वाले पेजेस में। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो यहाँ पे इमेज मैंने पुटअप किया। इसमें सीखने जैसी एक दो एडजस्टमेंट है इंटरप्रिटेशन की, ध्यान से देखते रहो। यहाँ पे लिखा है अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल रेशियो, इक्वली। ये इनका पीएनएल रेशियो दिया हुआ इक्वली। वैसे ये काम नहीं आएगा पीएनएल रेशियो इस चैप्टर में, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू 1:1:1 प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू 1:1:1 इक्वली। तो अभय, बाबू एंड चारू आप ABC बोल सकते हो। आप पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे एग्री टू एंटर दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब दमन एक नया पार्टनर है, दमन एक नया पार्टनर है, उसका भी इक्वल शेयर है। तो दमन्स रेशियो, क्योंकि दमन के आने के बाद 4 लोग हो जाएंगे, तो दमन का रेशियो होगा 1/4, 1/4। पहले ABC 3 लोग थे, A, B एंड C, पहले 3 लोग थे। अब चौथा पार्टनर आ जाएगा दमन, उसका भी रेशियो इक्वल ही है, तो दमन का रेशियो हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 लोग हो जाएंगे। आगे, they agree to enter Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase. ये 4 years purchase हमको लास्ट में काम आएगा, फिर भी मैं लिख के रखता हूँ 4 years purchase। मैं यहाँ पे स्टेप 2 में लिख के रखता हूँ कि जब हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसमें 4 years परचेज हमको चाहिए, तो गुडविल इज इक्वल टू जितना भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई बाय 4 years परचेज। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 years परचेज। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। लास्ट 5 years का एवरेज निकालना है। These profits for the year ending on 31 March were year 2016, 17, 18, 19, 20 और ऊपर लिखा हुआ है 31 मार्च। और प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000, 3,50,000, 5,07,10,000 और 5,90,000 ब्रैकेट मतलब माइनस मतलब लॉस, मतलब आखिरी वाले साल में 5,90,000 लॉस हुआ है। तो मैं ये टेबल बनाऊंगा 2016 से लेकर 20 तक पहले। अब 2016 पे ईयर एंड होता है, तो स्टार्ट होगा 1/4/15 पे, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा पहला 15-16, क्योंकि 31-3-16 पे खत्म हो रहा है। दूसरा 2016-17, इसके बाद 2017-18, 2017-18 के बाद 2018-19, इसके बाद 2019-20, तो 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 साल हो गए। 150, 350, 5 लाख मैं अमाउंट लिख देता हूँ। हाँ, प्रॉफिट इन रुपीस, पहले साल का 1,50,000, दूसरे साल का 3,50,000, फिर 5 लाख। ये 3 साल का प्रॉफिट हो गया 150, 350, 5 लाख। 710 और 590, 7,10,000 और 5,90,000 लॉस। 7,10,000, 5,90,000 लॉस। लॉस में मैं माइनस साइन लगा देता हूँ, आप लोग ब्रैकेट लगाओ या माइनस साइन लगाओ, एक ही बात है। फिर लिखा हुआ है, फिर लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019, ध्यान से सुनना, ये पास्ट एडजस्टमेंट है। ऑन 1 अप्रैल 19, अब 1 अप्रैल 19 मतलब 1 अप्रैल 19 मतलब ये वाला साल, लास्ट वाला साल 1 अप्रैल 19। बेटा 1 अप्रैल 19 पहले डेट समझो, 1 अप्रैल 19 है ना, ये वाला साल होगा, आखिरी वाला साल 1920 वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 19 अ कार कॉस्टिंग ₹1 लाख was purchased and debited to traveling expense account। बस आगे नहीं पढ़ते, पहले इतना ही पढ़ते। एक कार हमने खरीदी, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो अगर हम लोगों ने कार खरीदी है तो कार खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में आना चाहिए, एसेट साइड पे आना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट वाज भूल से, बाय मिस्टेक, डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब भूल से हमने इसको पीएनएल में डेबिट कर दिया। अगर आप कोई भी एक्सपेंस भूल से पीएनएल में डेबिट कर देते हो तो एक्सपेंस को पीएनएल में से हटाना पड़ता है। अब आप एक्सपेंस को पीएनएल में से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1 लाख रुपीस। तो 1419 पे लिखा हुआ है
मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड, मैं ऐड लिख दूंगा और 1 लाख रुपीस हमारा प्रॉफिट जो है वो ऐड हो जाएगा। कौन से साल में? आखिरी साल में, 1419 वाले साल में, इस साल में। तो हम लोगों ने कार खरीदी, हमने कार खरीदी मतलब कैपिटल एक्सपेंस, पर भूल से उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया। तो परचेज ऑफ कार रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, परचेज ऑफ कार रॉन्गली डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। हम एक्सपेंस को हटाएंगे, पीएनएल में से ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1 लाख। आगे, लेकिन इसके आगे एक न्यू पॉइंट है, सुनना ध्यान से। ऑन 1 अप्रैल 19 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expense on which depreciation is to be charged at 25% per annum। अब कार को हमने पीएनएल में से हटाया, बैलेंस शीट में लेके गए, ठीक है। मैं पीएनएल और बैलेंस शीट मैं ट्राई करता हूं, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, पीएनएल और बैलेंस शीट में ड्रॉ करके बताता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया और बैलेंस शीट का एक ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया। ये पीएनएल और बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया। ये वर्किंग नोट्स हैं, ये आप एग्जाम में नहीं बनाओगे चलेगा। और ये हमारा स्टेटमेंट जहाँ पे हम ऐड लेस कर रहे हैं, कलेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपीस की जो हमने कार खरीदी वो भूल से पीएनएल में डेबिट हो गई थी। अब ये मैंने पीएनएल का फॉर्मेट बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख रुपीस की हमने कार खरीदी और उसको भूल से पीएनएल में डेबिट कर दिया और हमने भूल से इसको लिख दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब ये रॉन्ग है, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। इसको हम यहाँ से पीएनएल में थे 1 लाख रुपीस को हटाएंगे। अब आप अगर इस पीएनएल में थे इस 1 लाख रुपीस को हटाओगे तो कोई भी एक्सपेंस अगर आप पीएनएल में से हटाते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये 1 लाख रुपीस मैंने पीएनएल में से हटा दिया, ओके, तो प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, ओके, प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया 1 लाख। अब इस 1 लाख रुपीस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हटा के कहाँ पे लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। तो बैलेंस शीट में जो कार है या व्हीकल है वो हमारे लिए एसेट है। अब ये व्हीकल जो है ये बैलेंस शीट में आना चाहिए 1 लाख रुपीस, एसेट साइड पे आना चाहिए 1 लाख रुपीस, ओके। पीएनएल में से हटाया, बैलेंस शीट में लेके गए। अगर मैं अकाउंटिंग भाषा में बोलूं तो रेवेन्यू एक्सपेंस में हमने भूल से लिख दिया था, हमने भूल से यहाँ पे उसको रेवेन्यू एक्सपेंस में लिख दिया था। रेवेन्यू एक्सपेंस में हटाएंगे और उसको कैपिटल एक्सपेंस में लेके जाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में हमको इसका डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोला हुआ है 25%। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोला हुआ है 25%, तो 1 लाख का 25% होता है 25,000। ये 25,000 डेप्रिसिएशन जब बैलेंस शीट में माइनस होता है तो इस 25,000 का दूसरा इफेक्ट होता है पीएनएल में डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब ये डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑन कार। तो जब हम लोग कोई एक्सपेंस पीएनएल में लिखते हैं, जब हम कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले 1 लाख को हटाओ, 1 लाख ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटाओ, कोई एक्सपेंस हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 1 लाख रुपीस जो है वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। फिर 25,000 डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लिखो, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस लिखोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 25,000 जो है ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा इसी साल में 2019-20 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन ऑन कार, ठीक है। तो पहले 1 लाख रुपीस जो भूल से ट्रेवलिंग एक्सपेंस लिखा था वो पीएनएल में से हटाया तो प्रॉफिट बढ़ गया। फिर 25,000 डेप्रिसिएशन का खर्चा पीएनएल में लिखा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। अब क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20। मतलब इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है ये यू कैन से अबनॉर्मल गेन है, अबनॉर्मल प्रॉफिट है। ये हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और ये इंटरेस्ट की इनकम 2019 में और 2020 में पीएनएल में क्रेडिट की हुई है। अब पीएनएल में ये इनकम क्रेडिट की हुई है, मैं यहाँ पे लिख के बताऊं, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें 10,000 रुपीज इनकम इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बाय इंटरेस्ट ऑन
नॉन ट्रेडिंग बाय इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये पीएनएल में क्रेडिट किया हुआ है। तो अगर ये पीएनएल में क्रेडिट किया हुआ है तो हम इसको पीएनएल में दे क्रेडिट में दे हटाएंगे, इस 10,000 को पीएनएल के क्रेडिट में दे हटाएंगे। अब आप कोई भी इनकम को हटाओगे तो प्रॉफिट माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये 10,000 रुपीज लिखा हुआ है 31/3/19 में भी और 31/3/20 में, 2 साल में। तो मैं टेबल में जाऊंगा, 31/3/19 ये वाला साल है, 31/3/19 वाला। 31/3/19 में मैं 10,000 रुपीज को हटा दूंगा और 31/3/20 मतलब आखिरी वाला साल, लास्ट वाला साल, उसमें भी मैं 10,000 इनकम को हटाऊंगा। अब जब भी मैं कोई इनकम को हटाऊंगा तो प्रॉफिट माइनस होगा, लेस होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होती है, अबनॉर्मल गेन होता है, और कोई भी अबनॉर्मल गेन हम पीएनएल में से हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो ये सारी पास्ट एडजस्टमेंट्स होती है। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ कार या परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ एसेट, पहले प्रॉफिट में प्लस होता है, फिर उसका डिप्रिसिएशन माइनस होता है। और इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होती है, इसको पीएनएल में से हटाते हैं तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कोई पास्ट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, अभी मैं करेक्टेड प्रॉफिट निकालूंगा। मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा करेक्टेड प्रॉफिट का, आप इसको करेक्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हो या प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स भी बोल सकते हो। तो पहले साल में 1,50,000, पहले साल में 1,50,000 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो पहले साल का 1,50,000 सेम रहेगा, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है। दूसरे साल में 3,50,000 सेम रहेगा, तीसरे साल में 5 लाख सेम रहेगा, चौथे साल में 7,10,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 लाख। पांचवें साल में 590, अच्छा 590 लॉस है मतलब माइनस है, 590 लॉस है मतलब माइनस है, उसमें 1 लाख प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 590 प्लस का 1 लाख, माइनस का 590 प्लस का 1 लाख मतलब -490, -490 और -10 मतलब -5 लाख और -25, तो ये आएगा -5,25,000। ठीक है, माइनस वाले माइनस ही करने हैं, प्लस वाले प्लस ही करने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस का 590 और माइनस का 10 -6 लाख और माइनस का 25 मतलब -6,25,000 फिर प्लस 1 लाख, तो ये हो जाएगा माइनस का 5,25,000 मतलब लॉस। अभी हम इन पांचों साल का प्लस माइनस करके टोटल करेंगे, इन पांचों साल का टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आता है। ऑब्वियसली प्लस वाला प्लस करना है, माइनस वाला माइनस करना है, इक्वल टू सम। आपको 1,50,000 प्लस 3,50,000, मैं ओरली भी बता रहा हूँ, 150 और 350 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख 10 लाख, 10 लाख और 7 लाख 17 लाख, 17 लाख में से 525 माइनस करना है, तो 17 माइनस 5 12, 12 लाख माइनस 25,000, तो 11,75,000, 11,75,000 ये टोटल प्रॉफिट आ गया लास्ट 5 साल का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल एवरेज, बस अभी बहुत इजी है, इसके बाद 2 लाइन है सिर्फ। इसके बाद सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ n years, टोटल प्रॉफिट ऑफ n years अपॉन n, टोटल प्रॉफिट ऑफ n years अपॉन n करोगे तो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 11,75,000 डिवाइडेड बाय कितने साल थे, 5 साल, तो यहाँ पे आएगा 11,75,000, ये 5 साल का टोटल है, तो डिवाइडेड बाय 5, 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 11,75,000 डिवाइडेड बाय 5, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा 2,35,000 रुपीज। ये हमारा स्टेप 1 है, 2,35,000 रुपीज स्टेप 1 हो गया। इसके बाद स्टेप 2 वो हमने पहले से लिख के रखा है, गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स परचेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स परचेज, तो 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 9,40,000 रुपीज। ये हमारा आंसर है गुडविल का, 9,40,000 रुपीज।
तो स्टेप 1 और 2 बहुत इजी था, जो हम बार बार करते हैं वही है। बाकी पास्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं और मैं बता देता हूं कि क्या एग्जाम में लिखना है क्या नहीं। ये क्वेश्चन है आपका पूरा, ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है। ये सब पीएनएल रेशियो, दमन का रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। ये बैलेंस शीट, ये भी एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपके समझने के लिए। हाँ, एग्जाम में आपको एक ये स्टेटमेंट बनाना है, ये लिखना जरूरी है, और स्टेप 1 और 2 ये लिखना जरूरी है। ठीक है, देखो बेटा सब लोग,